नाज़रीन बहुत बड़े नंबर्स के अंदर जो डेमोक्रेट्स हैं वो फिलिस्तीन की सपोर्ट में जब वो सामने आ रहे हैं, और दूसरी तरफ सीरिया में हमले शुरू हो चुके हैं। और अब जो अल-शरा की फोर्सेस हैं उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या वो रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रिस्पॉन्ड करेंगे तो सूरत हाल वहीं पर चली जाएगी जैसे सुवेदा में एक बड़ी लड़ाई जब वो छिड़ी हुई थी। तो अब ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और जाहिर है कि ये जो हमले शुरू हुए हैं इन ग्रुप्स को इजराइल ही सपोर्ट कर रहा है, इजराइल ही उनको पैसा दे रहा है, इजराइल ही उनको वेपन दे रहा है। और कजाकिस्तान सेंट्रल एशियन स्टेट जिसको ट्रंप ने बुलाकर मुआहदे किए और चाइना के खिलाफ एक कंटेनमेंट पॉलिसी का हिस्सा है, और वो कजाकिस्तान जो अब्राहम अकॉर्ड और सारा वो कजाकिस्तान जो है उसने रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डील जब वो कर ली है। ये बहुत बड़ा स्टेप है। देखें अभी वो दौरा करके आ रहे हैं और 24-48 घंटों के बाद जब वो रशिया पहुंचे हुए हैं और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जब वो साइन कर रहे हैं, इससे क्या नतीजा अखज होता है? इससे ये नतीजा सामने आता है कि ये 20वीं सदी नहीं है, ये 21वीं सदी है, जिसमें रियलिटीज मुकम्मल तौर पर बदल रही हैं, जिसमें अमेरिकन हेजेमनी वो नहीं है जो कभी हुआ करती थी, वो तेजी के साथ फिसल रही है। क्या माजी में भी ऐसा ही होता था कि जब कोल्ड वॉर जारी थी, जब सोवियत यूनियन की कंटेनमेंट हो रही थी, तो अमेरिका मुआहदा करता और कल को वो जाकर रशिया के साथ खड़े हो जाते। तो अब आप देखिए अमेरिका जिस चीज के साथ मुआहदा कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि उसको चाइना के खिलाफ खड़ा किया जाए, कोई भी मुल्क चाइना के खिलाफ, कोई भी रीजन चाइना के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है, ना ही साउथ ईस्ट एशिया, ना ही साउथ एशिया के बेशतर ममालिक जब चाइना के साथ खड़े हैं, ना ही मिडिल ईस्ट। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम ये तीनों रीजन निकालते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, इसमें से सबसे ज्यादा अमेरिका का जिस रीजन में कंट्रोल है वो मिडिल ईस्ट है, जिसको हम वेस्ट एशिया कहते हैं। वो मिडिल ईस्ट या वेस्ट एशिया भी मुकम्मल तौर पर चाइना के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं हम अमेरिका के साथ चलेंगे, हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, अमेरिका को हम बेसिस देकर बैठे हुए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन चाइना के खिलाफ जाने के लिए कोई मुल्क इस वक्त तैयार नहीं है। और इवन सऊदी अरेबिया तो यह भी कंसीडर कर रहा है कि आने वाले टाइम में वो चाइना के साथ ये मुआहिदा कर ले कि वो चाइनीज करेंसी में ऑयल बेचेगा, जो कि अमेरिकन हेजेमनी को डी डॉलराइजेशन में ये सबसे गैर मौलिक दाम होगा। ये बात ध्यान में रखिए कि सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा किरदार है डॉलर को कायम रखने में। 70s के अंदर अमेरिकन डॉलर बहुत ज्यादा मुश्किल का जब शिकार हो गया था, और तब अमेरिका की गवर्नमेंट ने सऊदी अरेबिया के साथ ये मुआहिदा किया था और इस बात को यकीनी बनाया था कि सऊदीया जो है और बाकी ओपेक कंट्रीज वो ऑयल सिर्फ डॉलर में बेचेंगे। अगर सऊदी अरेबिया ने वो कमिटमेंट ना दी होती तो ये डॉलर पहले फारिग हो गया था। तो क्योंकि गोल्ड से तो इसको हटा दिया गया था ना, तो इसकी वैल्यू जो रही जाहिर है उसमें ऑयल का बहुत बड़ा किरदार है, उसमें सऊदी अरेबिया का बहुत बड़ा किरदार है। तो सऊदी अरेबिया ये भी कंसीडर कर रहा है कि वो चाइनीज करेंसी में, तो डी डॉलराइजेशन में ये बहुत बड़ा आप कह लेंगे स्टेप होगा। तो अमेरिका जिस इसको खड़ा करने की कोशिश कर रहा है चाइना के खिलाफ, वो खड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि कोई भी मुल्क इस वक्त चाइना के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इस बात का सबूत है कि वो हेजेमनी अब फिसल रही है और वो हेजेमनी उस तरह से सस्टेन नहीं करती। वहां पर जो वेनेजुएला के सदर हैं प्रेसिडेंट मडूरो, उन्होंने एक बहुत बड़ा इकदाम उठाया है। उन्होंने एक नेशनल कमांड बना दी है और इसमें सिविलियन और जो मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको इंटीग्रेट कर दिया है, और ये एक बहुत बड़ा इकदाम है, आखिरी दर्जे का इकदाम है, और ये इस बात का सबूत है कि वेनेजुएला अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट देख रहा है, और ये देख रहा है कि हमला बिल्कुल होने जा रहा है। इसलिए वो अब इस सतह पर चले गए हैं कि वो नेशनल कमांड, और उसको ऑर्डर दे दिया गया है कि मुकम्मल तौर पर वो रिस्पॉन्ड करेंगे। चाइना नाज़रीन जो है वो अब एक शैडो फ्लीट बना रहा है एलएनजी इंपोर्ट करने के लिए, रशियन एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए एक शैडो फ्लीट तश्कील दिया जा रहा है। इससे पहले रशियन ऑयल के लिए एक शैडो फ्लीट ऑलरेडी काम कर रहा है, लेकिन अब ये गैस के जो वेसल्स हैं ज़ाहिर है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत मुश्किल है, उनकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत मुश्किल है। तो जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसके नतीजे में एक मुतबादल निज़ाम जब वो वजूद में आ रहा है, चाहे वो फाइनेंशियल सिस्टम हो, चाहे वो मिलिट्रीज जैसे खड़ी हो रही हैं टेक्नोलॉजीज, और जो ग्लोबल शिपिंग के ऊपर वेस्ट का कंट्रोल था वो कंट्रोल भी वो खो रहे हैं। और चाइना, ब्रिक्स नेशंस ये एक अल्टरनेटिव ग्लोबल शिपिंग सिस्टम जब वो लेकर आ रहे हैं, जो अपना ऑयल अपने ही जहाजों से, ठीक है ना, अपने गैस जो है वो अपने ही जहाजों से उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब वो कर रहे हैं, तो काफी ज्यादा नुकसान जब वो वेस्ट को हो रहा है। बहरहाल अब नाज़रीन गजा के हवाले से G7 की मीटिंग होने जा रही है, और उसमें वो कह रहे हैं कि हम गजा को डिस्कस करेंगे, सीज फायर को डिस्कस करेंगे, और सऊदी फॉरेन मिनिस्टर जो है वो इसमें इनवाइटेड हैं। G7 फॉरेन मिनिस्टर्स डिस्कस करेंगे गजा अमंग टॉप प्रायोरिटीज इन कनाडा मीटिंग। कनाडा में ये मुलाकात होगी और गजा और उसका सीज फायर और गजा का फ्यूचर जो है वो टॉप प्रायोरिटी में यहां पर डिस्कस होगा। तो बहरहाल अब ये क्या डिस्कस करेंगे और ये क्या इकदाम उठाएंगे, लेकिन एक बात जरूर देखिए
ये जो इजराइल और अमेरिका का प्लान है कि जहां पर इजराइल का कब्जा है वहां पर रिकंस्ट्रक्शन जब शुरू कर ली जाएगी और यहां पर परमानेंट कब्जा जब उसको यकीनी बना लिया जाएगा, जिस पर हम पहले रिपोर्ट भी शेयर कर चुके हैं। तो देखिए ये इतना आसान नहीं होगा। यानी आपको क्या लगता है कि हमास जो वहां पर मौजूद है वो चुप चुप करके वहां बैठी रहेगी और इजराइल वहां पर रिकंस्ट्रक्शन और अमेरिका रिकंस्ट्रक्शन करेगा गजा के आधे हिस्से पर और हमास चुपके से बैठी रहेगी? तो ये इतना देखें, हमास जो है ना, हमास ने वो बैटल लड़ी है इजराइल से जो कोई अरब आर्मी भी नहीं लड़ सकी है और इजराइल को उसने डिफीट किया है। इजराइल अपने मिलिट्री गोल्स अचीव नहीं कर सका है और पूरा वेस्ट ने अपना पूरा जोर लगाया, जर्मनी ने, बर्तानिया ने, अमेरिका ने, कितनी बड़ी ये पावर्स हैं, ये किसी को भी क्रश करके रख सकते हैं। ये हमास को क्रश नहीं कर सके हैं, तो हमास ने ये बैटल जीती है, ठीक है ना। जो इजरायली गोल्स थे हमास को क्रश करने के वो तो पूरे नहीं हुए। तो अब यानी हमास जिसने इतनी बड़ी बैटल लड़ी है वो खामोशी से बैठी रहेगी? तो ये ऐसा नहीं होगा। तो ये सारे मंसूबे जो है वो उनके फेल होंगे। अब वो उस एग्रीमेंट को एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं जो एग्रीमेंट उन्होंने खुद साइन किया है, लेकिन इसमें उनको अपनी डिफीट नजर आ रही है, तो इसको वो एक्सप्लॉइट करना चाह रहे हैं अपनी फेवर के अंदर, अपनी विक्ट्री की उस डेफिनेशन के अंदर। तो ये ऐसा होगा नहीं। अब आप देखिए गजा जो है उसमें इजराइल जो सिरिंजेस है वो अलाउ नहीं कर रहा। गजा के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट करने के लिए वो बहुत जरूरी है, वो अलाउ नहीं किया जा रहा। बेबी फार्मूला जो फूड है उसको भी अलाउ नहीं किया जा रहा। यूनिसेफ की आज की स्टेटमेंट है। यानी ये इस नौयत के क्रिमिनल माइंड्स हैं जिनसे अरब वर्ल्ड टेक्नोलॉजी और साइंस और प्रॉस्पेरिटी की तवक्को रखती है, वो गजा के बच्चों के लिए बेबी फार्मूला और सिरिंजेस भी जाने के लिए तैयार नहीं है। जो गजा के बच्चों को सिरिंजेस नहीं दे रहे वो इनको साइंस और टेक्नोलॉजी देंगे। अच्छा, अब अमेरिका जो है वो वहां पर बेस तलाश कर रहा है। यूएस मिलिट्री एक्सप्लोर्स गाजा एरिया बेस फॉर इंटरनेशनल फोर्सेस, वो वहां पर जो वो सर्वे कर रहा है। अब जाहिर है कि ये कोई सीज फायर के लिए तो नहीं है, अमेरिका इस कब्जे को मजीद यकीनी बनाने के लिए। और देखिए ना, अमेरिका ने ये सारी जंग लड़ी, अमेरिका ने वीटो किया, अमेरिका का असलहा इस्तेमाल हुआ और अब अमेरिका ही सीज फायर का गारंटर है और अब अमेरिका वहां पर बेस बना रहा है गारंटी के तौर पर। अंदाजा करें 100 डेमोक्रेट जो मेंबर हैं कांग्रेस के वो सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया जाए ताकि वेस्ट बैंक के अंदर जो वायलेंस है उसको रोका जा सके। जो इजरायली सेटलर्स हैं वो वहां पर टेररिज्म कर रहे हैं और वो बेकाबू हो चुके हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं, तो उनको रोकने के सॉलिड इकदाम होने चाहिए। 100 डेमोक्रेटिक मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस और वो कह रहे हैं इजरायली सेटलर जब वो टेररिज्म कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, ट्रंप ने ऑफिशियली जो इजरायली प्रेसिडेंट है उसको लिख दिया है, रिक्वेस्ट की है कि नेतन्याहू जो कि वॉर क्रिमिनल है और इसने जेनोसाइड किया है, लाखों लोगों को मारने का ये जिम्मेदार है, इसको माफ कर दिया जाए। ट्रंप फॉर्मली आस्क इजरायली प्रेसिडेंट टू फुली पार्डन नेतन्याहूज इन करप्शन केस, फुली तौर पर इसको माफ कर दिया जाए। सोचिए अगर जर्मन्स ने भी हिटलर को पार्डन कर दिया होता या इवन आज अगर जर्मनी ये डिक्लेयर कर दे कि हिटलर जब उनका हीरो था तो कैसा लगेगा इनको। तो आप जरा सोचिए, यानी इजरायली सोसाइटी वो किस दर्जे की इमोरलिटी को जो वो पहुंच चुकी है। एक शख्स जिसने जेनोसाइड किया है उसकी माफी की बातें जब वो चल रही हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल सूनर और लेटर ये अपने उस अंजाम को पहुंचेंगे और अगर जमीनी निजाम जो है वो फेल हो गया तो आखिरकार एक आसमानी निजाम जिसका फैसला मौजूद है वो इन पर जब सादिर होगा और आसमानी निजाम जब वो अपना फैसला सुनाएगा। तो ये एक्सट्रीमिस्ट सोसाइटी जब सर्वाइव करने वाली नहीं है। कोई सोसाइटी इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकती जो ओवरऑल इतनी एक्सट्रीमिस्ट हो चुकी हो और इतनी मॉरल कोलैप्स उसके अंदर हो चुका हो। अच्छा जी, दी अटलांटिक ये लिख रहा है कि एमबीएस जो दौरा करने जा रहे हैं उसमें वो चाहते हैं कि स्ट्रॉन्गर अमेरिकन कमिटमेंट दी जाए फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द पैलेस्टीनियन स्टेट। क्योंकि देखिए अरब वर्ल्ड एक यूटर्न ले चुके हैं, वो ये फैसला कर चुके हैं कि वो इजराइल को तस्लीम करते हैं और इजराइल के साथ वो आगे चलना चाहते हैं, लेकिन इजराइल अब फलस्तीनी रियासत के लिए तैयार नहीं है। तो अरब वर्ल्ड को अच्छे तरीके से पता है कि अगर वो फलस्तीनी रियासत के लिए तैयार नहीं है तो फिर ये इजराइल के साथ नहीं चल सकते और इजराइल के साथ नहीं चल सकते मुराद है कि इजराइल के साथ जंग करना पड़ेगी, तो ये जंग के लिए भी तैयार नहीं है। तो अरब वर्ल्ड भी फंसी हुई है। तो ये ना कोई अमेरिका इनको कमिटमेंट देगा, ना इजराइल इनको कोई कमिटमेंट देगा और ना वो फलस्तीनी रियासत बनने देंगे। अल्टीमेटली और अनफॉर्चुनेटली ये मामला जंगों ही की तरफ जाएगा, जंगों में ही इसके जो फैसले होंगे। तो ये कोई अच्छा साइन नहीं है मिडिल ईस्ट के लिए। और खुद फलस्तीनी देखिए कितनी कोशिशें उन्होंने की हैं, इवन वो 2 स्टेट पर भी एट द एंड राजी हो गए थे, लेकिन उनको 2 स्टेट भी जब नहीं दिया गया। तो अरब वर्ल्ड जब जंग के लिए भी तैयार नहीं है, लंबी देर खामोशी भी नहीं रख सकती, अब अमेरिका को कह रही है कि उन्हें कोई कमिटमेंट दी जाए फलस्तीनी रियासत के लिए, वो भी इनको हासिल नहीं होगी। तो अल्टीमेटली ये क्या करेंगे बहरहाल देखना है। और सीरिया में एक साइड पर इजरायली फौज आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ वो ग्रुप्स जिनको इजराइल सपोर्ट करता है उनके हमले शुरू हो चुके हैं। इजरायली जो आर्मी है उसने एडवांस किया है क्विंत्रा के इलाके में और वहां पर चेक पॉइंट्स है वो काम किए हैं। इजराइल अपने कब्जे को बढ़ाता चला जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर बना रहा है और जो ग्रुप्स हैं
उन्होंने सवेदा के इलाके में अटैक्स इस वक्त तो उनके जारी हैं इन ब्रीच ऑफ द सीज फायर एग्रीमेंट। तो पिछले 24 घंटों से अचानक सवेदा में ग्रुप्स ने हमले शुरू कर दिए। उधर इजरायली फौज आगे बढ़ रही है, उधर जंग के खतरात हैं, उधर ये हमले जब शुरू हो गए। तो आगे से अभी सीरियन फोर्सेस कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। अगर उनके हमले जारी रहते हैं आगे या कोई मेजर अटैक हो जाता है तो फिर जाहिर है कि उनको रिस्पॉन्ड करना है, तो फिर सूरत हाल वहीं चली जाएगी। असल बात यह है कि देखिए पॉज आ रहा है लेकिन मामला वहीं का वहीं है। सीरिया स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा जब तक इजराइल को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा। मतलब सीरिया वहीं खड़ा है, एग्रीमेंट हो गया, सीज फायर हो गया, क्या मसला हल हुआ? नहीं, आज फिर हमले शुरू हो गए। तो असल बात यह है कि यही हो रहा है, कहीं पॉज आ रहा है लेकिन मसले हल नहीं हो रहे और वो दोबारा शुरू हो जाते हैं। तो कजाकिस्तान जो उधर अमेरिका पहुंचा हुआ था, सेंट्रल एशियन स्टेट्स और कजाकिस्तान जो कि 40% यूरेनियम प्रोड्यूस करता है, जिसको खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी रशिया और चाइना के खिलाफ, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो पहुंच गए हैं रशिया और दोनों ने कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर लिया। ये बहुत बड़ा डिजास्टर है अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका को अचानक सेंट्रल एशिया इसलिए नजर आया कि चाइना को कंटेन करना है, वो पहुंच गए रशिया। तो ये इस बात का साइन है कि कोई नेशन अमेरिका के साथ मिलकर चाइना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। कोई होंगे शायद नादर होंगे लेकिन मेजरली कोई उस तरह से नहीं है जैसे पिछली कोल्ड वॉर में हुआ था। सब देख रहे हैं कि इसमें उनको फायदा नहीं है। सो कजाकिस्तान एंड रशिया अलायंस सेट टू अशर इन अ न्यू एरा, एक नए अहद के अंदर दोनों का अलायंस दाखिल हो रहा है और वो खड़ा कर रहे हैं इनको रशिया और चाइना के खिलाफ। रशिया एंड कजाकिस्तान हैव नो मेजर प्रॉब्लम्स, सॉल्व ऑल द इश्यूज। हमारे को मसाले नहीं है, हमने तो सारे जब मेजर इश्यूज सॉल्व किए हुए, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। प्यूटन एंड कजाकिस्तान टू डिस्कस गैस प्रोजेक्ट एंड यूएस ऑयल सैंक्शंस। गैस प्रोजेक्ट डिस्कस करेंगे, ऑयल की सप्लाई डिस्कस करेंगे और अमेरिकन सैंक्शंस जब डिस्कस करेंगे। रशिया एंड कजाकिस्तान हैव एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रेटेजिक अलायंस, और इसमें डिस्कशन हो रही है कि कजाकिस्तान के अंदर पहला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो किस तरह से बिल्ड किया जाए, ठीक है ना। तो आप देखिए उधर रशिया जो है वो मिस्र को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे रहा है और इधर अब कजाकिस्तान में वो बिल्ड कर रहा है और भी मुल्कों के साथ रशिया की जब बातचीत चल रही है। और जाहिर है कि ईरान का सबसे बड़ा इत्तेहादी जहां पर वो 8 न्यूक्लियर प्लांट जब लगाने जा रहे हैं। सो बुनियादी फर्क है कि 20वीं सदी की दुनिया और 21वीं सदी की दुनिया, जिसमें राइज ऑफ द चाइना और रिटर्न ऑफ द रशिया हो चुका है, यही वो तब्दीली है जो हर एक चीज को मुतासर कर रही है। सोचिए अगर यहां पर ये दोनों फैक्टर ना होते तो सेंट्रल एशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था अमेरिका की बात मानने के अलावा। तो आप देखिए एक एक मुल्क और एक एक रीजन इसी फिनोमेना से मुतासर होगा और इसी फिनोमेना से नई पॉलिसीज बनेगी और नई दुनिया वजूद में आएगी। जाहिर है वो प्रोसेस आसान नहीं है। अच्छा, अब जरा देखिए वेनेजुएला के सदर, देखिए वहां पर जैसे कि एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है और जो उनके मुसलसल हमले हैं, उनको ये बात इंश्योर हो रही है कि उन पर हमला होने जा रहा है और बहुत सारी प्लानिंग्स अमेरिका करके बैठा हुआ है, किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। तो प्रेसिडेंट मडोरो जो है उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है नेशनल डिफेंस कमांड को। देखिए ये आखिरी दर्जे का इकदाम है। तो नेशनल डिफेंस कमांड को उन्होंने एक्टिवेट कर दिया है, जिसमें कंप्रीहेंसिव डिफेंस कमांड जब उसको देखा जाएगा, मिलिट्री और सिविलियन और जो पॉपुलर फोर्सेस हैं उनको इंटीग्रेट किया कि कैसे वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए लड़ सकते हैं। सिविलियंस भी उस पर शामिल हैं। टू रिस्पॉन्ड टू द थ्रेट्स एंड रीइंफोर्स स्टेट कंट्रोल, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जिसमें मिलिट्री और सिविलियन इंस्टीट्यूशंस को एक सिंगल कमांड के नीचे लाया गया है। आखिरी दर्जे का इकदाम है ये, जिसमें ऑल जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वेनेजुएला के, स्टेट के, मिलिट्री के, पॉपुलर फोर्सेस के, वो जो है एक्टिवेट उनको कर दिया गया है और एक ही कमांड के नीचे, यानी पुलिस भी हो गई, बाकी भी हो गए, जो जंगजू उन्होंने तैयार किए हुए हैं वो भी हो गए। मडोरो साइंस लॉ एस्टैब्लिशिंग कंप्रीहेंसिव नेशनल डिफेंस कमांड, बाकायदा इसको आज एस्टैब्लिश किया गया है, इसको साइन किया गया है। कंप्रीहेंसिव डिफेंस कमांड जो है ऑल पब्लिक एंड मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को ये यूनाइट कर रही है और इसको आज ही जो है वो फौरी तौर पर एक्टिवेट और ऑर्डर जो है वो दे दिए गए। उधर एक और बड़ा इकदाम ये हुआ है कि कोलंबिया ने अमेरिका के साथ उनकी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, ज़ाहिर है कि राब्ते हो रहे होते हैं, तो तमाम इंटेलिजेंस शेयरिंग, तमाम कॉपरेशन जब वो खत्म करने का ऐलान कर दिया है कोलंबिया ने, प्रेसिडेंट ने ऑर्डर जारी किया है। आई ऑर्डर के लॉ इन्फोर्समेंट एंड इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो ऑल कम्युनिकेशन और डीलिंग यूएस सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ बंद कर दें। ये बहुत बड़ा इकदाम है ना। तो अब देखिए ये बिल्कुल अमेरिका के पास बैठी हुई नेशंस हैं, लेकिन ये भी डर नहीं रही हैं, ये भी जवाब दे रही हैं। जाहिर है कि ये इतने ताकतवर मुल्क नहीं और अमेरिका चाहे तो इनमें से किसी भी मुल्क को डिस्ट्रॉय कर सकता है, मलबे का ढेर बना सकता है, लेकिन असल कहानी उसके बाद शुरू होती है। उसके बाद क्या? अमेरिका किसी भी मुल्क को मलबे का ढेर बना सकता है, ईरान को मलबे का ढेर वो बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? ठीक है ना। अगर उसके बाद भी रिजीम चेंज ना हुई तो फिर क्या होगा?
और जो फिर ईरान के मिसाइल इनकी बेसिस पर बरसेंगे, फिर क्या होगा? असल कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। बॉम्बिंग तो वो किसी पर भी लॉन्च कर सकते हैं और न्यूक्लियर भी वो किसी पर भी लॉन्च कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। असल कहानी उसके बाद तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो कैलकुलेट किए जा रहे हैं कि उसके बाद क्या। तो कोलंबिया ने इतना बड़ा इकदाम उठा दिया है कि तमाम कम्युनिकेशन उन्होंने बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो अगर देखिए ना, इसके बाद अगर प्रेसिडेंट मडूरो सर्वाइव कर जाते हैं तो अमेरिका के लिए कितनी हजीमत है, और अगर हमला लॉन्च करने के बाद सर्वाइव कर गए तो फिर और रीजन जो है वो मुतहद हो रहा है। और चाइना ने डायरेक्ट सप्लाई लाइन जो वो खोल दी है। कोलंबियन प्रेसिडेंट ऑर्डर्ड सस्पेंशन ऑफ इंटेलिजेंस शेयरिंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स। बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल बर्तानिया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद किया, और अभी जरा अगली खबर देखिए। फ्रांस जो है वो बड़ी सख्त मुखालफत में अमेरिका के सामने आ गया है वेनेजुएला पर और कैरेबियन में हमलों के हवाले से। फ्रांस एक्यूज यूएस ऑफ कैरेबियन ओवररीच, स्टॉप एक्टिंग एज अ वर्ल्ड पुलिस। ये पूरी दुनिया में तो मतलब तुमने जो है वो पुलिस का किरदार अदा करना है कि हर जगह पर तुमने देखना है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मतलब बहुत सख्त बात है ना कि वर्ल्ड पुलिस तुम बने हुए हो। तो फ्रांस ने इस पर जब पेरिस जस्ट कॉल्ड आउट वाशिंगटन एक्सपेंडेड कैरेबियन ऑपरेशन, इसको हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, ये वायलेशन है इंटरनेशनल लॉ की। और तो कैरेबियन जो है वो प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन गई है ग्लोबल पावर्स की, और सब इसमें आ गए। बर्तानिया ने इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दिया, फ्रांस ने ये कर दिया है, चाइना रशिया ईरान सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक सूरत हाल पैदा हो गई। तो इसलिए अमेरिका को खौफ है, ट्रंप को एक परेशानी है कि ये मामला सारा बैकफायर ना कर जाए। और खुद अमेरिका के अंदर जो सेंटीमेंट है वो इलेक्शन में सामने आ गया है, और अगर ये इस जंग में फेलियर हुआ तो फिर क्या होगा। तो जनाब अली, चाइना जो है वो शैडो फ्लीट बिल्ड कर रहा है रशियन गैस को इंपोर्ट करने के लिए। डोमेस्टिकली वो वेसल्स जो है वो तैयार की जा रही हैं। इससे पहले ऑयल के लिए प्रॉपर शैडो फ्लीट जो वो काम कर रहा है, जो कि वेस्टर्न जो ग्लोबल शिपिंग पर उनकी हेजमनी है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, वेस्टर्न इकोनॉमीज को इससे बड़ा धचका पहुंचा है। तो अब वो एलएनजी को, रशियन एलएनजी को इंपोर्ट करने के लिए डोमेस्टिक जहाज है वो तैयार कर रहे हैं, खुद ही वो जहाज है वो तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये बड़ा मुश्किल है ये टेक्नोलॉजी। आप देखें दुनिया में 8000 ऑयल टैंकर्स हैं और एलएनजी कितने हैं? सिर्फ 800। इतना मेजर डिफरेंस है क्योंकि आपने उसका एक खास टेंपरेचर भी -162 पर आपने वो टेंपरेचर रखना है। बड़ी कंप्लेक्स टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए बड़ी मुश्किल है। 800 पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और ऑयल टैंकर्स 8000 हैं। तो लेकिन चाइना ये बना रहा है, ठीक है ना। और चाइनीज एम्बेसी जो वॉशिंगटन में है उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट जारी की है। चाइनीज एम्बेसी रिजेक्ट यूएस डोमिनेंस अप्रोच। ट्रंप ने कल ये स्टेटमेंट जारी की कि अमेरिका और चाइना के जो रिलेशंस हैं वो डिफाइन होंगे बाय स्ट्रेंथ, यानी अमेरिका ताकत के साथ चाइना को जो है वो डिक्टेट करेगा, ताकत के साथ ही हम जवाब देंगे और ताकत ही से, यानी ये नहीं कि हम बराबरी की सतह के ऊपर या बातचीत के जरिए या डिप्लोमेसी के जरिए, नहीं, थ्रू स्ट्रेंथ। तो उस पर वॉशिंगटन में चाइनीज एम्बेसी का रिस्पॉन्स आया है, रिजेक्ट्स यूएस डोमिनेंस अप्रोच। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा करें, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।